हम लोग बात कर रहे हैं मूल अधिकारों वाले भाग 3 की। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कैसी है, और उसमें सार्वभौमिक घोषणा पत्र जो मानव अधिकारों का है वह, इसके अलावा नागरिक राजनीतिक अधिकार प्रतिज्ञा पत्र और आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार प्रतिज्ञा पत्र, इस पर भी चर्चा की थी मैंने। अनुच्छेद 12 पर चर्चा की थी हमने, राज्य की परिभाषा, और हमने अनुच्छेद 13 शुरू किया था। और उसमें जो कई सिद्धांत उससे विकसित हैं उनमें हमने गैर भूतलक्षी प्रभाव के सिद्धांत पर बात की थी, नो रेट्रोस्पेक्शन। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, और जो रूल ऑफ सेवरेबिलिटी है, पृथकता का नियम है, उस पर हमने बात की थी। आज के लेक्चर में हम लोग पहले उन्हीं बाकी दो सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे, परित्याग का सिद्धांत और न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और अनुच्छेद 13 में विधि की परिभाषा कैसी है और संशोधन विधियां क्यों इस पर, संशोधन विधियों पर क्यों यह लागू नहीं होता, उसकी भी बात करेंगे। पहले हम लोग शुरुआत करते हैं वेवर, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर या परित्याग का सिद्धांत, जो अगला सिद्धांत है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर में एक पुराना मामला है, बशेश्वर नाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर 1959, और एक दूसरा मामला है नरसिंह पाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000। दोनों मामलों में इसकी चर्चा है। तो एक जो पहले वाला मामला है वह है बशेश्वर नाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर 1959, एंड दूसरा है नरसिंह पाल बनाम भारत संघ। इसमें बात कही गई है कि कोई व्यक्ति भारत में अपने अधिकारों का परित्याग नहीं कर सकता। यह जो बात इसमें कही गई है कि नन ऑफ अस कैन वेव आवर राइट्स, हम लोग इसमें अपने अधिकारों का परित्याग नहीं कर सकते। कारण इसका यह है कि भारत के अनिवार्य रूप से लोकतांत्रिक होने के कारण अधिकारों का परित्याग लोकतंत्र की मूल भावना के विरुद्ध होगा। इस कारण से यह कहा गया कि हम अपने अधिकारों का परित्याग नहीं कर सकते। यह सिद्धांत है कि इंडिया इज इसेंशियली अ डेमोक्रेसी, इसलिए हम ऐसा काम नहीं कर सकते। इसके बाद है न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। पुनर्विलोकन का अर्थ हो रहा है कि हम उस पर दोबारा उसका अवलोकन कर रहे हैं। एक बार जो निर्णय दे दिया गया है, एक बार जो कार्य कर दिया गया है, एक बार जो विधि बना दी गई है,
उसका हम पुनः अवलोकन करके उसकी वैधता का परीक्षण करते हैं या संवैधानिकता का परीक्षण करते हैं। यही सिद्धांत है न्यायिक पुनर्विलोकन का। चूंकि शब्द न्यायिक लगा हुआ है इसमें, इसलिए कहा जाएगा कि यह जो शक्ति है यह न्यायपालिका के पास है, न कि किसी अन्य संस्था के पास। तो न्यायिक पुनर्विलोकन का जो अर्थ है वह यह है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा न्यायालय किसी विधि या कार्यपालिका के कृत्यों का की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करता है। अब यहां है कि अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय पर भी पुनर्विचार की शक्ति है। दूसरा है कि इसको कहा जाएगा कि यह अनुच्छेद 13(2) से विकसित सिद्धांत है। यह पूछा गया प्रश्न है प्रीलिम्स में कि न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत की व्याख्या कहां से की गई है। तो न्यायपालिका उसका पुनर्विलोकन करके यह तय करती है कि यह जो कार्य है यह सही है या गलत संवैधानिक रूप से। इसी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है कि अगर उच्चतम न्यायालय चाहे तो अपने निर्णय पर भी पुनर्विचार कर सकता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वह अंतिम निर्णय है और हम उसके विरुद्ध अब अपील नहीं कर सकते। इसलिए पुनर्विचार करने वाली एक प्रावधान हमारे पास उपलब्ध है। यदि हमें ऐसा लगता है कि न्यायालय उस पर पुनर्विचार करे तो हम उसके लिए याचिका दायर कर सकते हैं। लेकिन पुनर्विचार करने के लिए यह अनिवार्य है कि जिस बेंच ने निर्णय दिया था उससे बड़ी बेंच होगी, तभी वह पुनर्विचार कर सकता है। ऐसा एक प्रावधान न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत से जुड़ता है। अब पुनर्विलोकन कितने तरह का है इसकी चर्चा की है उच्चतम न्यायालय ने। यह किया है ओम कुमार बनाम भारत संघ 2000। और न्यायिक पुनर्विलोकन दो तरह के हैं। एक को कहते हैं प्राथमिक पुनर्विलोकन, प्राइमरी रिव्यू, और दूसरे को कहते हैं द्वितीयक पुनर्विलोकन या सेकेंडरी रिव्यू। यह इसका अर्थ हुआ विधायिका के कार्यों का पुनर्विलोकन, मतलब विधियों का पुनर्विलोकन अगर कर रहा है तो वह प्राथमिक है। और इसका अर्थ हो गया कार्यपालिका के कार्यों का पुनर्विलोकन, एग्जीक्यूटिव एक्शंस को रिव्यू करना है, वह ध्यान दिया जाएगा। अब इसमें दो बातें हैं कि कार्यपालिका के कार्यों का जब पुनर्विलोकन करेगा तो उसका आधार क्या होगा। आधार है अनुच्छेद 14, अर्थात समता। इक्वालिटी का प्रिंसिपल अगर वायलेट होता है
तो उसी के आधार पर हम कार्यपालिका के कार्यों का पुनर्विलोकन कर सकते हैं। तो इसको जोड़ने के लिए हमारे पास दो सिद्धांत हैं जिन पर पुनर्विलोकन होता है। पहला है अनुपात का सिद्धांत। दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और दूसरा है वेंट्सबरी प्रिंसिपल। ये दो सिद्धांत हैं जिन पर हम कार्यपालिका के कार्यों का पुनर्विलोकन करते हैं। अब प्रोपोर्शनलिटी क्या है कि कोई भी कार्य जो है जिस उद्देश्य से किया गया वह उद्देश्य कितना वैधानिक है, लेजिटिमाइज कितना है, एम जो हमारा कार्य है उसकी जानकारी प्राप्त करेगा, उसके आधार पर यह देखेगा। दूसरा यह देखेगा कि क्या दो या दो से अधिक व्यक्तियों, समूहों, परिवारों के बीच समानता लाने में कोई समस्या आई है, या क्या उसके बदले कोई ऐसा कार्य किया जा सकता था जिससे उसको समस्या नहीं होती। तीसरा है कि इसका कहने का मतलब है कि क्या कोई और विकल्प ऐसा हो सकता था। अगर हमने रेस्ट्रिक्ट किया है किसी को तो क्या रेस्ट्रिक्शन के बजाय भी कोई दूसरा विकल्प हमारे पास उपलब्ध हो सकता था। मुख्य रूप से हमें देखना यह है कि समानता का सिद्धांत किसको कितने अनुपात में मिल रहा है, उस पर उसकी वैधानिकता क्या है यह तय करेगा न्यायालय। इसी को हम थोड़ा सरल भाषा में लिख सकते हैं, अनुपात के सिद्धांत पहला पॉइंट इसमें हो जाएगा कि कार्यपालिका के कार्य या उद्देश्य की वैधानिक स्थिति क्या है, लेजिटिमेट पोजीशन उसका क्या है। दूसरा है अनुपात के लिए किए गए कार्य क्या, या किया गया कार्य लिखेंगे, इसको ज्यादा सटीक होगा, किया गया कार्य क्या सर्वोत्तम विकल्प था, इसकी जांच करेगा वह। इस आधार पर हम यह देखेंगे कि कहीं समानता के सिद्धांत का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। इसके अलावा है एक केस था ब्रिटेन का, एसोसिएटेड प्रोविंशियल पिक्चर्स हाउसेस लिमिटेड वर्सेस वेंट्सबरी कॉरपोरेशन 1947। दूसरा जो सिद्धांत है, ये पहला हो गया। दूसरा है विवेकहीनता की जांच पर वेंट्सबरी प्रिंसिपल। दिस इज ऑफ अनरीजनेबलनेस। यह है एसोसिएटेड प्रोविंशियल पिक्चर हाउसेस वर्सेस वेंट्सबरी कॉरपोरेशन यूके 1947। यह केस है जिसमें यह तय करता है न्यायालय कि वह कितना अवैध था, कितना अतार्किक था और प्रक्रियात्मक रूप से कितना अनुचित था। तो उसकी वैधता की जांच, उसके कार्यात्मक जो प्रक्रिया है कार्य करने वाली, उसका अनुचित या उचित होना, और तीसरा उसका तार्किक होना। तो इलीगैलिटी, इररेशनलिटी
और प्रोसीजरल इम्प्रॉपरिटी, 3 आधारों पर न्यायालय किसी कार्यपालिका के किसी कार्य की जांच करेगा। अवैध, इलीगैलिटी। दूसरा है अतार्किकता, इरैशनलिटी। और तीसरा है प्रक्रियात्मक अनुचित व्यवहार या प्रोसीजरल इम्प्रॉपरिटी। कार्यपालिका के द्वारा किया गया कोई भी कार्य पहले देखा जाएगा कि वह वैध था या नहीं और क्या वह सर्वोत्तम विकल्प था। दूसरा यह देखा जाएगा कि क्या वह अवैध था, क्या अतार्किक था, या क्या उस कार्य में कोई ऐसी बात भी है जो अनुचित व्यवहार कर रही है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे और तब हम उसको सही या गलत ठहराएगा न्यायालय कार्यपालिका के किसी कार्य के पुनर्विलोकन के आधार पर, जिसको कहा जाएगा द्वितीयक पुनर्विलोकन। और अगर विधायिका का कोई कार्य है या विधि का पुनर्विलोकन कर रहे हैं तो वह हो गया प्राथमिक पुनर्विलोकन या प्राइमरी रिव्यू। इस आधार पर न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रक्रिया प्रयोग में लाई जाएगी। ये कुल 5 सिद्धांत हैं हमारे पास: डॉक्ट्रिन ऑफ नो रेट्रोस्पेक्शन, रूल ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर एंड डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अनुच्छेद 13(1) और 13(2) से निकलने वाले सिद्धांत हैं।